बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख़ में हर शख्स चाह रहा होता है वो कामयाबी हासिल करे, ख़्वाह वो स्टूडेंट है, ख़्वाह कोई वर्कर है, जॉब होल्डर है, या ज़िंदगी के किसी भी सफ़र के अंदर किसी भी पहलू के अंदर गुजार रहा होता है। इंसान को कामयाबी के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जो सबसे बड़ी मशल मिलती है, वो मिलती है बाकी कामयाब लोगों की ज़िंदगी से। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज ने अपने तलबा व तालबात के लिए एक ऐसे ही सिलसिले का आगाज़ किया कि जिसमें हम आप लोगों के सामने लाते हैं मुस्लिम के कामयाब तरीन तलबा की ज़िंदगी के वो पहलू जो आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, जो आपके लिए मोटिवेशन होते हैं, जो आपके लिए मशअले राह बनते हैं। मुस्लिम स्टार ऐसा ही एक सिलसिला है। आज हमारे साथ मुस्लिम के एक और स्टार मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर राहील साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज के अंदर एक शानदार एजुकेशनल कैरियर कहते हैं कि बैकग्राउंड के साथ चलते हुए आज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ। जी राहील साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बड़ा खुशी होती है कि जब आप जैसे कामयाब तलबा को देखते हैं कि एक अरसे के बाद दोबारा से जब मिलना होता है कि जो आप लोगों का यहाँ पे सफ़र एक चल रहा था, जो आपने एक रास्ता चुना, उस रास्ते के ऊपर आप कामयाबी के कहने के मंजिलें तय करते हुए चल रहे होते हैं। जी राहील, एक तो ये कि हमारे तलबा के लिए अपना थोड़ा सा तारुफ़ आप कराएंगे कि आपका बैकग्राउंड रहा क्या, कि मीन आप ज़ाहिर सी बात है आज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो मुस्लिम के हवाले से और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसके हवाले से बच्चों को बताएंगे अपने बारे में। सर फ़िलहाल तो आई एम 4th ईयर MBBS स्टूडेंट एट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान जी। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो जो मेरे फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनका बहुत ज़ोर था हम पर, अपने बच्चों पर कि जी पढ़ाई में नो कम्प्रोमाइज़, पढ़ाई में नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी माशाल्लाह अब लेक्चरर हैं UET लाहौर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने मतलब मेरा बेड़ा संभाला हुआ था फादर के बाद कि जी अब क्योंकि फादर का ड्रीम है कि इसके नाम के साथ डॉक्टर लगना है, तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर लगना है। मैं चाहता था कि मैं PhD कर लूँ तो फिर डॉक्टर लग जाएगा। मेरे भाई कहते नहीं, डॉक्टर MBBS वाला लगना है। तो उनकी थी, उन्होंने मेरे पे काफ़ी मेहनत की और उसके बाद मतलब आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा राहील, नॉर्मली कहा यह जाता है कि लोग जो हैं जो पहले एक फील्ड में उसी में चल रहे होते हैं, तो क्या आपकी फैमिली में पहले भी कोई आपके भाई डॉक्टर हैं, फादर, या इस तरह कोई है हिस्ट्री? नहीं सर, मेरी दूर दूर तक रिलेटिव्स में भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। सिर्फ मेरा भाई है जो फर्स्ट इंजीनियर थे और उसके बाद मैं हूँ जो फर्स्ट डॉक्टर हूँ इस टाइम पे। अच्छा, आपके बाबा आदमी से भाई एक इंजीनियर हैं और एक आप इनके साथ में चल रहे हैं। अच्छा राहील, एक तो ये बताएं कि जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि अपने स्कूल लाइफ के बारे में, कि स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी, या उसमें क्या आपने चीज़ों को सीखा, क्या फेस किया? सर सबसे पहले तो जब मैं मिडिल तक रहा हूँ ना, जो मैं मतलब एक घर के साथ स्कूल है उसमें था, तो उस टाइम पे आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट। मैं कभी घर आके किताब नहीं खोली, जैसे गली का टिपिकल बच्चा होता है ना, घर आया बैग फेंक दिया, खेल रहा है सारा दिन, खेल रहा है, उसके बाद स्कूल चला गया, वो वाला सीन था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं सबसे जो लेक्चरर हैं माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि बेटा आप जाओगे मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम से पढ़े हुए थे पहले। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम जाओगे। मैंने कहा ठीक है, आप कहते तो चले जाते हैं। अब मुझे लगा था कि पता नहीं मुस्लिम में ऐसा क्या है जो मुझे मुस्लिम भेज रहे हैं, तो मैं मुस्लिम आ गया उनके कहने पे। जब पहली बार आया तो बहुत डरा हुआ था कि यहाँ पे तो पता नहीं कितनी बलाएँ आती हैं पढ़ने वाली, क्योंकि जो मेरे एक कज़िन है वो मुझसे 2 साल सीनियर थे। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो उनके मार्क्स आए थे मैट्रिक के 96%। तो मेरे भाई ने कहा कि ये आपका रोल मॉडल है, आपने इसको लेकर चलना है। 96% मार्क्स लो मैट्रिक में तो आपको मैं ना बाइक गिफ्ट करूँगा। मैंने तब एडमिशन लिया था तो मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं, मैं कितना पढ़ूंगा कितना नहीं। तो उस टाइम पे मैंने उनसे मादरत की, मैंने कहा भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मुस्लिम ने मुझे इतना काबिल बना देना है कि मैं मैट्रिक में 97 ले जाऊँगा। मैंने 97% लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मीन के आप जब मुस्लिम में आए और उससे पहले यानी कि ये परसेंटेज या इतना शानदार रिजल्ट क्या? नहीं बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम स्कूल जब आपने ज्वाइन किया तो ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिसने आपको मुतासिर किया? मुस्लिम स्कूल के अंदर तो सारे टीचर्स माशाल्लाह अच्छे थे। उसके बाद अदनान साहब थे हमारे इंग्लिश के सर जो है ना, वो बहुत अच्छे थे, वो हमारा ख्याल रखते थे हमें। जब मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे मैं सुपर सेक्शन में नहीं था, क्योंकि जब मैंने सुपर सेक्शन टेस्ट दिया, क्योंकि मैं पहले पढ़ने वाला नहीं था तो मेरा सुपर सेक्शन में एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे
मतलब मेरी फॉर्चुनेट अच्छी थी, मेरी फेट अच्छी थी, वहाँ पे अदनान साहब पढ़ाते थे। उन्होंने देखा कि बच्चे में स्पार्क है, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी परसेंटेज अच्छी होती गई और मैं जब 10th में आया तो मेरा सेक्शन चेंज हो गया, मैं गज़ाली सुपर का स्टूडेंट था। मीन कि हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ग्रुप एक ऐसा है कि जिसके अंदर बच्चा अगर मेरिट पे नहीं भी था, अगर आया उसने ज्वाइन किया, तो वो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इतना ग्रो अप ज़रूर हो जाता है कि वो कह लें कि शानदार रिजल्ट वाले या जो सुपर सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं उनका compete कर रहा होता है, और आपको उस सफ़ में ला के खड़ा कर दिया कि आप भी इनके साथ जो है मुकाबले की जंग में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे सर, वो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, जब आप मुस्लिम स्कूल से फ्री हुए, ज़ाहिर सी बात मैट्रिक किया, एक शानदार रिजल्ट था, तो उसके बाद जो कॉलेज क्लासेस के लिए ज़ाहिर सी बात एक बिल्डिंग अलग थी, हर शख्स के अपने वो होते हैं। आपको क्या यानी कि क्या आपकी वजूहात क्या बनी या क्या आपकी मोटिवेशन थी उस वक्त कि आपने जो है मुस्लिम कॉलेज ज्वाइन किया? मुस्लिम कॉलेज तो रिक्वेस्ट की थी हमसे अदनान साहब ने, क्योंकि वो हमारे फेवरेट थे। उन्होंने कहा बेटा मुस्लिम जाओ, कोई मसला होगा ना मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, चले जाते मुस्लिम। अब मुस्लिम आने के बाद जो टीचर्स थे ना, अब हमने देखना तो था, सर की रिक्वेस्ट पे आ तो गए हैं। अब जो टीचर्स थे वो बहुत यानी कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। उनके वो टेक्निक्स बताते थे कि बेटा नंबर लेने कैसे हैं। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बताना था कि टेक्निक्स क्या क्या हैं, नंबर कैसे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो जिसने मैं यहाँ रोक लिया। वरना मेरे साथ कुछ फेलोज़ हैं, वो समर कैंप में अदर कॉलेजेस भी गए थे, लेकिन फिर यहाँ आए ना, उन्होंने मुझे बताया कि राहील आप डिफरेंट कॉलेज ट्राई ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे एक एक बच्चे पे फोकस नहीं होता। हर टीचर जो है ना एक बच्चे पे फोकस, प्रॉपर फोकस। फॉर एग्जांपल मेरे फिजिक्स वाले टीचर मुझे बाय नेम जानते थे शुरू से, लेकिन वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, टीचर आते हैं पढ़ाते चले जाते हैं, पर्सनल रिलेशन टीचर स्टूडेंट का बहुत कम है। अच्छा, मुस्लिम कॉलेज के अंदर जब आप आए, टीचर की ज़ाहिर सी बात एडवाइस आपने मानी और एक अच्छा एक डिसीजन लिया आपने, और नो डाउट हम देख भी रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा। आप जिस तरह के टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अच्छा रहा आपका कॉलेज का। वैसे उस वक्त जब आपका फर्स्ट डे था, या कह लें कि जो अर्ली स्टेज थी कॉलेज में, उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी कि जब आप कॉलेज में आए? तो नॉर्मली होता है ना कि यार स्कूल से निकले हैं, कुछ नया होगा या कुछ नई चीज़ें होंगी, तो आपने क्या कोई डिफरेंस फील किया? कोई ऐसा पहलू जो आप आवाम के साथ यहाँ शेयर करना चाहें? जब मैं कॉलेज में आया ना, तो ये कोई कॉलेज है, तो मैं आज़ाद हो गया था, आज़ाद पंछी। उसके बाद फिर फ़ौरन रिजल्ट आ गया मैट्रिक का, 97% स्कोर किया मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मैं हवा आसमानों में था उस टाइम पे ना, पढ़ाई मेरे एक साइड पे, मैंने कहा बस नंबर आ गए, मार्क्स आ गए। वो सारा सीन इस तरह से हुआ था। पढ़ाई मैंने ज़रा कम कर दी थी, इन्जॉयमेंट ज़्यादा करना शुरू कर दी। तो जब लाइफ मेरी पढ़ाई से दूसरी तरफ गई है ना, इन्जॉयमेंट की तरफ गई है, वो मेरा कॉलेज वाला फेज़ था सारा। अच्छा, तो कॉलेज में बहुत एक ज़ाहिर सी बात है गुजार रहे होते हैं, आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े, तो कॉलेज में ऐसा कौन सा यानी कि सब्जेक्ट था कि जो आपका फेवरेट रहा हो, जिसमें कि कह लें कि बंदा पढ़ते टाइम के यार मज़ा आता था ना इसमें? तो सर पढ़ते टाइम हर सब्जेक्ट को मज़ा आया हमें। अच्छा, इवन जो एक पाक स्टडीज़ होता है ना, वो एक रफ सब्जेक्ट है, सूखा सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी पढ़ते हुए इतना मज़ा आता था हमें, इतना मज़ा आता था कि बस, क्योंकि हमारे जो टीचर थे ना, वो हमें एक्चुअल बताते थे कि एक्चुअल मुताला पाकिस्तान है क्या, जो बुक में लिखा हुआ है वो भी, और जो एक्चुअल था वो भी, क्योंकि हर चीज़ तो बुक में नहीं लिख सकते वो हमें टीचर हर चीज़ बताते और एक्चुअल बताते। फिर मज़ा आता था कि यार वाकई मुताला पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में क्या हुआ था उस टाइम पर, तो चीज़ें बहुत मज़ा आता था उस टाइम। अच्छा, सब्जेक्ट आपके सारे पसंदीदा रहे, तो टीचर ज़ाहिर सी बात है अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो उनमें कौन सा टीचर ऐसा हम कह सकते हैं यार ये सबसे बेस्ट थे, फेवरेट थे? सर मेरे लिए सारे टीचर्स बेस्ट थे। सारे टीचर ही बेस्ट, यानी कि आप किसी एक को नॉमिनेट नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई सारे टीचर, ये मैं वो क्या होता है, एक ऐसा आंसर नहीं दे रहा कि जी कोई नाराज़ ना हो। ये वाकई सही बात है कि मेरे लिए सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे। अगर कोई ऐसा होता कि मुझे नहीं पसंद या ये वो, तो मैं बता देता, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा राहिल, ये बताएंगे कि ज़ाहिर सी बात है जब बंदा स्कूल और कॉलेज वाली जो लाइफ होती है कि अच्छी खासी लंबी जर्नी होती है, तो कोई ऐसा भी फेज़ आया कि जिसमें आपको लगा कि यार सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ मेरा यही है, और उस वक्त आपके क्या फीलिंग्स थी या क्या उस वक्त एहसासात थे आपके? सर ऐसा टाइम आया था मेरे ऊपर कि जिस टाइम वो बहुत टाइम चैलेंजिंग था, स्ट्रेस था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मुझे फ़ील हो रहा था मेरी लाइफ में कि आई वॉज अलोन एट दैट टाइम। लेकिन उस टाइम पे जिस शख्सियत ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था, ही वॉज नईम साहब, हमारे प्रिंसिपल। उन्होंने मतलब साथ ना सिर्फ एडवाइस दी मुझे, बल्कि वो एक साथी की तरह चले। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उस टाइम पे, और अगर उनकी सपोर्ट ना होती ना, मैं उस टाइम पे सर्वाइव ना कर पाता वो टाइम, और शायद मैं उस टाइम कॉलेज भी छोड़ जाता। मैं इस तरह वो मेंटली प्रेशर में आ गया था, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से जो है ना मैं आज यहाँ खड़ा हूँ।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके प्रिंसिपल हैं वो मशवरा देने के बजाय कि वो साथ देने वाला, उन्होंने बहुत साथ दिया था। यकीन करें मेरी जो सपोर्ट थी उस टाइम पे वो नईम साहब थे। तो आज आप जिस स्टेज पे खड़े हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है उनका कंट्रीब्यूशन, लिटरली बहुत है। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी आपके कॉलेज के अंदर, जो लाइफ जो आपने गुजारी उसके अंदर? बिल्कुल थी। हमारे जो स्पोर्ट्स था उसमें मैंने एज अ लैला परफॉर्म किया था, वो डांस किया था मैंने, जो हमारी थीम वर्क होती थी ना उसके अंदर। जी। वैसे तो कहा जाता है नॉर्मली जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बड़े पढ़ाकू किस्म के होते हैं, और आप ज़िंदगी जी के भी पढ़ाकू मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले गए। मेरा सीन यही है। अच्छा। इसलिए लोगों को नहीं लगता था कि मेरा एडमिशन होगा, क्योंकि मैं ये काम ज़्यादा करता था, इन्जॉय बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन फिर जब टाइम आया था एंट्री टेस्ट का, उस टाइम फिर मैंने एंजॉयमेंट को साइड पर रख दिया, हर चीज़ साइड पर रखी, वो फिर टाइम पड़ा। क्योंकि अब अच्छा राहिल, ये बताएंगे कि नॉर्मली जिस तरह होता है ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है जो मेडिकल के स्टूडेंट या जो कामयाब होते हैं अपना एजुकेशन कैरियर के अंदर, वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, आपका बड़ा एक शानदार सा कैरियर है कि आप ज़िंदगी जीते रहे हो, आप लैला भी बन गए, आपने स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर लिया, और उसके बावजूद आपका एफएससी का रिज़ल्ट भी बड़ा शानदार है। तो किसको क्रेडिट दोगे, या कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि आप ज़िंदगी जीने के साथ साथ एक शानदार रिज़ल्ट के साथ जियो? सर ज़िंदगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से जीता था, ठीक है कि मैंने एंजॉय करना है तो मैंने करना है। लेकिन हमारा जो करियर डिपेंड कर रहा होता है हमारी पढ़ाई पे कर रहा होता है। हमारा जो मुस्लिम का सिस्टम था ना, वो इस तरह से था कि तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रहा है, वो आपने कोई मीम सुनी होगी कि जी तूफ़ान आ गया, हर चीज़ बह गई है, वो कश्ती पे मैथ वाले सर आ रहे हैं। हमारा सीन ऐसा, हमें आना पड़ता था उस कश्ती पे चढ़ के ना, कि कॉलेज खुला हुआ है और हमने आना है और टेस्ट होगा ही होगा। तो इस तरह से है कि अगर हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके अलावा हमें पता है कि कल सुबह टेस्ट है, तो हमारी इंजॉयमेंट हो गई। उसके बाद में पता है कल टेस्ट होना ही होना है, वो फिर हम तैयार करते थे और फिर आगे टेस्ट देते थे। तो दोनों चीज़ें इस तरह से इक्वल हो गई, सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ था ना हमारा। हाँ, ये है कि यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम का सिस्टम एक ऐसा जनरेट हो चुका है कि हल्के से हल्का बच्चा भी आएगा तो वो इस सिस्टम को अगर फॉलो करना शुरू कर दे तो वो शानदार रिजल्ट ले जाता है। बिल्कुल। और सिस्टम में जो आपका जो टेस्टिंग सिस्टम आप बता रहे, तो टेस्ट ये क्या डेली होते थे? सर डेली, मैं कहता हूँ एक दिन में दो भी होते थे। सुबह आते ही टेस्ट हो रहा है, फिर सारा दिन हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता था कि घर से पढ़ाए, सुबह टेस्ट हो गया उसका। सही। अब हमारे लेक्चर्स नहीं होते थे, हमारे थे रिवीजन सारी। हम अब पूरा दिन पढ़ रहे हैं, जिसका जो टेस्ट होना है हमारा छुट्टी के टाइम, यानी छुट्टी से पहले होना है। अब बच्चे को पता है कि मेरा छुट्टी से पहले टेस्ट होना है, अब यहाँ तो एंजॉय नहीं कर सकता, अब यहाँ पे उसने पढ़ना है, उस पर एक प्रेशर है। फिर आम बच्चा भी जो है ना, मीडियोकर भी होता है, वो पढ़ रहा होता है कंसंट्रेशन के साथ, तो इतने टाइम में जो पढ़ता है ना उससे तैयार हो ही जाता है और फिर पेपर भी अच्छा हो जाता है। तो नहीं, जो पढ़ते थे, जो टेस्ट होना होता था, वो यहाँ पे मतलब कि तैयार भी करवाते थे आपको पहले? यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर घर में एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा जी, उसने सुबह का टेस्ट तो चले इतना अच्छा नहीं दिया, उसके बाद जब पूरा टाइम है टीचर आपके सर पे खड़ा हुआ, आपको पता है कि मेरा टेस्ट होना है छुट्टी के टाइम, अब वो आपको टाइम दे देंगे, अब पढ़ें। अब उसमें हर बच्चा पढ़ता है, उसका टाइम भी है, क्लास है, एक माहौल है, आराम से बच्चा पढ़ सकता है और फिर पेपर अच्छा होता था। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना चल पड़ता है बंदे का। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉलेज का एक ऐसा सिस्टम है कि बाकी जगह पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे ये लोग खुद पढ़ाते हैं। ये बात है, खुद पढ़ाते हैं। अच्छा राहिल, ये बताएंगे कि ज़ाहिर सी बात है आपने कॉलेज में एक शानदार कैरियर गुजार लिया, उसके बाद आपने एमडी कैट किया, और अच्छा आपका साल भी वेस्ट हुआ था, रिपीट किया आपने, या आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एमडी कैट क्लियर कर गए थे? नहीं सर, मेरा रिपीट तो मैंने नहीं किया, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिक्योर कर लिया था एडमिशन। वैसे जो मेरी हरकतें थी आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ, तो इतना ज़्यादा इन्जॉय करने वाला बच्चा नॉर्मली रह जाता है क्योंकि उसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए थे मेरी लाइफ के अंदर जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया था कि मेरा जीना मरना हो गया था एमडी कैट। फिर मैंने हर चीज़ को साइड पे रखा, कंसंट्रेशन अपनी पूरी रखी। मैं रात को बहुत कम सोना, दोपहर को बहुत कम सोना, बस दिन में 5 घंटे, और रात 24 में से। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर इस तरह से हुआ कि एडमिशन पहली बार में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राहिल, ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी का जो फेज़ आप गुजार चुके हैं ना, अभी बहुत से बच्चे इस फेज़ में से गुजर रहे हैं कि वो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एमडी कैट देना है। तो आप उनके लिए अपने ज़रा जो एमडी कैट का जो फेज़ था ना आपकी लाइफ का, उसको शेयर करें कि उस वक्त आप कैसे पढ़ते थे, या कैसे आप MCQs तैयार करते थे, या कहाँ से आपने डाटा कलेक्शंस किया, वो ज़रा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सर ये तो बड़ा मुश्किल है वैसे काम करना, कि एमडी कैट जो है ना इतना ईजी नहीं होता। इसमें एडमिशन उसी का ही होता है जो आंखें बंद करके डेडिकेटेड होता है कि मैंने लेना ही लेना है। वो कहता है कि मैंने ना किसी हद तक चला जाऊँ, मैंने एडमिशन लेना। जो कह देना यार ठीक है नहीं होगा तो ख़त्म,
यहीं पे गेम खत्म हो गई है। जिसने कह दिया ना कि मैं लेके दिखाऊंगा एडमिशन उसका हो जाता है, वो इस तरह से जब मेरा टाइम था कोविड था, अब मैंने कोविड में नहीं पढ़ा, ठीक है, जब मेरी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उस टाइम मैंने किया पढ़ना शुरू, और उस टाइम पे मुझे मोटिवेशंस आ गई थी डिफरेंट पोजीशन से कि इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका एडमिशन, तो मुझे वो एक आग लग गई थी कि एडमिशन नहीं होगा, मैं तुम्हें लेके दिखाऊंगा एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि मैं खेलता बहुत था ना, तो कहते थे कितना खेलने वाले बच्चे एडमिशन कहाँ होता है। उसके बाद जब मैंने MD कैट पे कंसल्टेशन स्टार्ट की, मैंने खेलना छोड़ा, मैंने अपनी अदर एक्टिविटीज़ सारी छोड़ दी, एक साइड पे रख दी, मैंने कहा 2 महीने हैं, अब 2 महीने में मैंने हर चीज़ करनी है, सिर्फ 2 मंथ्स। उसके अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि बंदा जब कोशिश कर रहा होता है ना, अल्लाह पाक राहें बना देते हैं। बिल्कुल। अब मेरे जो क्लास फेलोज थे वो टॉपर्स थे, मैं टॉपर तो नहीं था, अब उनको ना डिफरेंट अकेडमीज़ की ना ऑनलाइन पोर्टल्स की एक्सेस थी, मैंने ना उनसे उनकी एक्सेस ले ली, मैंने कहा यार आपको तो फ्री मिली हुई है, आप दूसरी अकेडमी जा रहे हो, मुझे एक्सेस दे दो, मैंने उनसे एक्सेस ले ली। अब वो लेक्चर्स नहीं लेते थे, लेकिन उनके पोर्टल से लेक्चर्स मैं लेता था। अच्छा। LMS पे ना ऑनलाइन सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए, मैंने नम्स के लेक्चर्स भी ले लिए, हर बंदा नहीं ले रहा था, मैंने नम्स के भी लिए थे। लोग नम्स के लेक्चर नहीं देते लेते नॉर्मली, वो नम्स का टेस्ट देने जरूर जाते हैं एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन मैंने उसके भी सारे लेक्चर्स लिए थे। सही। उसके बाद मैंने एकेडमी जो है ना ज्वाइन की थी, स्टार्स एकेडमी, ठीक है, लेकिन मैं जो LMS देखा था, क्वेश्चन देखे थे, मतलब लेक्चर्स लिए थे, वो मैंने किप्स के लिए थे, यानी कि लेक्चर्स मैंने किप्स के भी लिए। उसके बाद मैंने स्टार इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, मैंने उसके भी प्रोफेसर से लेक्चर्स भी लिए थे और उसका टेस्ट भी देखा था। उसके बाद मैं फिजिकल गया हूँ स्टार्स एकेडमी, वहाँ के मैंने टीचर से भी पढ़ा और वहाँ का टेस्ट सिस्टम ज्वाइन किया। मैंने हर एकेडमी का नमक चाटा हुआ कि MCQs किस तरह से बन के आ सकता है। मीन कि जो भी उस वक्त पॉसिबिलिटीज़ एक्सेसिबल में थे, आपने तमाम इदारों का जो डाटा था उसको अपनी नज़रों से गुजारा भी, उनको प्रैक्टिस भी किया। अच्छा, तो एक तो हो गया कि लेक्चर्स लेना, आपने वो डाटा अपनी नज़रों से गुजारा। तो अच्छा, ये जो MD कैट की ड्यूरेशन वाला था, इसमें आपका ज़ाहिर सी बात है, हमारे यहाँ होता है ये ना, हमारे कल्चर में शादी खुशी गमी हर जगह जाना आना, तो आपने क्या उस टाइम पे उन चीज़ों को भी कंटिन्यू किया, या जो आपके शौक जो थे आप बता रहे थे? ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि MD कैट के दौरान ये चीज़ें करना। मैंने तो शादियाँ छोड़ी हैं यहाँ के टेस्ट की वजह से। मुस्लिम के टेस्ट होता था क्योंकि उसकी 15 दिन बाद परसेंटेज बनती है, और परसेंटेज आती थी मेरे फादर के पास मैसेज के थ्रू, मुझे कहते थे बेटे आप मैट्रिक में तो 97 लेकर आ रहे थे, यहाँ पे आप 90 नहीं क्रॉस कर रहे हो, ये क्या बात है। अब मैं कैसे बताऊँ कि अबू जी कॉलेज है, कॉलेज में ज़रा मुश्किल होता है पढ़ना, और अगर मैंने एक टेस्ट छोड़ा, वो मेरी 15 दिन की परसेंटेज जो है ना बिल्कुल नीचे जाती थी, और फिर सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं लोग अगर परसेंटेज कम आ रही है आपकी। टेस्ट नहीं छोड़ना, इस वजह से मैंने इवन यहाँ पे कॉलेज में रहते हुए भी शादियाँ छोड़ दी थी, बहुत सारी शादियाँ छोड़ी हैं। और मूवीज़ भी नहीं देखता था मैं, मूवीज़ के नाम लिखता था कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगा ना फिर देखूंगा। वो आपने इनके फ्यूचर के लिए रख ली, फ्यूचर के लिए रख ली थी। मुझे हंसते थे काफ़ी बच्चे ने, क्या कर रहा है। और MD कैट में तो कुछ भी नहीं किया MD कैट में। अच्छा, आपने जिस तरह था कि वो एक मुस्लिम ने हैबिट बनाई आपकी कि आपने रिज़ल्ट मेंटेन करना है, रेगुलर रहना है। अच्छा, ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हुई इसके अलावा कि जो आज भी आपकी लाइफ में सक्सेस की कह लें कि अपना रोल अदा कर रही हैं? जब मुस्लिम में आप थे तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ जो आपने सीखी? मुस्लिम में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की मेरे अंदर जो मतलब ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। एक तो प्रेशर डील करना मुझे आ गया था। सही। अब सुबह टेस्ट होता था, रात को पता है सिलेबस बहुत है और सुबह टेस्ट देना भी है, अगर अच्छा ना हुआ तो परसेंटेज डाउन जाएगी, फादर के पास मैसेज जाएगा, वो फिर आपको पता है फौजी होते हैं ऐसे, वो मुझे सुनाएंगे। तो फिर एक प्रेशर बिल्ट हो जाता था कि रात को करके सोना है, तो फिर प्रेशर को डील करना आ गया मुझे। अब जो यूनिवर्सिटी में जब प्रेशर आता है ना मेरे ऊपर, मैं डील कर जाता हूँ। जो और बच्चे होते हैं ना वो बहुत कहते हैं यार इतना प्रेशर आप कैसे ही पढ़ ले, तो कहते हैं प्रेशर में हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। मैं कहता हूँ प्रेशर डालोगे तो मैं पढ़ूंगा, मेरे अंदर ये हैबिट है। तो कैसे वैसे ये जो प्रेशर आता है इसको कैसे हैंडल करते हो? कि ज़ाहिर सी बात है एक सिलेबस है, चीज़ों का कवर अप करना होता है, उसको किस तरीके से आप? सर 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की कि टेस्ट है, तैयार करना है। इस जब मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर आता है ना कि ये चीज़ है, इसका टेस्ट होना है, पढ़ना है, तो सारी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो उसी टेस्ट के ऊपर, उसी सिलेबस के ऊपर चली जाती है। आप हर चीज़ को साइड पे कर देते हो उस टाइम पे। ये प्रेशर डीलिंग होती है मेनली। लेकिन एक कुछ लोग होते हैं जब उन पे ये सीन नहीं होता ना, शुरू में मुझे भी मसला हुआ था, मैं 9th में आया था, लेकिन अब कुछ लोगों को नई प्रैक्टिस होती है, जब उनका प्रेशर आता है ना वो कहते हैं सुबह टेस्ट है हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी सब स्टेज है, स्टेज है, कोई भी इस तरह का मॉड्यूल आ गया, वो कहते हैं यार सुबह टेस्ट है, इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। इस वजह से वो कर ही नहीं पाते। अब मुझे पता है कि यार मैं पहले भी कर लेता था, मैं अब भी कर लूँगा, मैं बैठ जाता हूँ और मैं कर जाता हूँ। मीन के वो जो एक छोटे छोटे टेस्ट से उसको तैयार करने की जो एक हैबिट बनती गई, वो आज ये है कि अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा भी तैयार करनी हो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा राहील, ये बताएंगे कि मुस्लिम की ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी कि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, मुस्लिम की जो आपका टेन्योर था? सर मुस्लिम के टेन्योर में कंफर्टेबल रहा था
एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हमें पढ़ाते तो नहीं थे, अच्छा। लेकिन फिर भी हम उसका कंफर्टेबल थे, राव अनीस साहब। अच्छा। आप ठीक है, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ाते भी नहीं, आप बंदे को ये डर भी नहीं होता कि ये हमें पढ़ाएंगे ना, ये हमें मारेंगे, उस पर टेस्ट आएगा ना, ये हमें इन बातों पे ना कहेंगे कि तू वो बातें बड़ी करता है, और यहाँ पे तो टेस्ट नहीं हो रहा तेरे से, तो ये भी हमें डर नहीं होता था। और कोई मसला होता था, आप हम चले आते थे। तो अब याद होगा आपको, जब मैं लैला वाला परफॉर्म किया था तो आपने मुझे इनाम भी दिया था, इवन किसी ने नहीं कहा, अप्रिशिएशन सबने दी, लेकिन जो इनाम दिया था वो आपने दिया था। तो उस टाइम हमारा याद है, वो याद है सर कि ये चीज़ें काम भूलती हैं, एक अप्रिसिएशन होती है बंदे की, जो बंदा मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ देता है। तो उसके अलावा आज भी, तब भी नहीं बल्कि आज भी आपको याद होगा, थर्ड ईयर के इलेक्शन से मैं बड़ा परेशान था, आपके पास आया था, हमारे सीनियर भी बैठे हुए थे आपके पास, इवन हमारे सीनियर जो फाइनल ईयर में है वो भी आपके स्टूडेंट थे, वो आए हुए थे उस टाइम पे आपके पास, और उस टाइम जो है ना आपने एडवाइस दी मुझे काफ़ी, और मैं जीत गया वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड ईयर में MBBS में। इलेक्शन आपने कब कब वैसे कम्पीट किया था? सर मैंने जाते ही कम्पीट किया था यहाँ से, फर्स्ट ईयर जब मैं गया था MBBS में। बिल्कुल, आप फर्स्ट ईयर और मुस्लिम का बच्चा बहुत कम बनता है वहाँ से, यार बनता ही नहीं था। तो मैं जब गया तो मैंने कहा भाई अदर कॉलेज के बनते हैं, अब मुस्लिम का बनेगा, मुस्लिम भी एक कॉलेज है। मैंने वहाँ पे जाके मुस्लिम का नाम बनाया कि यार मुस्लिम का लड़का है, कोई मुस्लिम का लड़का है, राहील नाम है, वो लड़ इलेक्शन, तो उस टाइम जीता भी मैं, कम्पीट करके उनसे बड़ा हैरान थी कि जीत गया है लड़का, वरना तो अदर मेडिकल का जो फेमस है कि इसका CR बनता है, इसका CR बनता है, डे स्कॉलर्स का, लेकिन मैं जो है ना मुस्लिम का नाम ले आया था बीच में। चलें, अच्छा आप थर्ड ईयर में दोबारा CR बने, तो अब नो डाउट MBBS का सफ़र आपका इख्तिताम हो रहा है, तो एक्चुअल आगे इससे क्या करियर गोल्स हैं आपके, क्या आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपके? सर मैंने MD बनना है, MD मेडिकल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये है अमेरिका में, ये होता है स्टेप्स होते हैं USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। अब मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ स्टेप 1, इसका स्टेप 1 होता है, फिर उसके बाद स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 वगैरह, और फिर जब आप लग जाते हैं वहाँ पे मैच मिल जाता है आपको US में किसी हॉस्पिटल में। आफ्टर MBBS आपने तैयारी करनी है, टेस्ट देने हैं, या ये इसको अभी भी आप नहीं सर, साथ ही पैरेलल चला सकते हैं? मैं तैयारी अभी स्टेप 1 की कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इसके लिए आपका MBBS स्टेप्स देने के लिए आपका MBBS रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, यानी कि आपका MBBS के अगर आप कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं भी होता, तब भी आप इस दौर में शामिल हो सकते हैं, प्रिपरेशन में कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलें बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिर सी बात है हर शख्स का एक ड्रीम होता है, और आपका बड़ा अच्छा ड्रीम है कि आप अपने आप को ज़ाहिर सी दुनिया के कह लें कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेडिकल इंडस्ट्री है, या कह लें कि सबसे सक्सेसफुल जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे अपने आप को देखना चाह रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। अच्छा राहील, आखिर में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जिस स्टेज के ऊपर है ना, ये बहुत सौ की ड्रीम है कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएँ, अपना कैरियर का आगाज़ इस तरीके से करें, तो वो लोग आपको रोल मॉडल के तौर पे ले रहे होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे इस स्टेज के ऊपर आगे? सर एडवाइस तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब आप कॉलेज में आ रहे हैं ना जी, उस टाइम पे आप फोकस करें सिर्फ अपनी स्टडीज़ को, मेनली शादियाँ वगैरह छोड़ दें 2 साल के लिए, कुछ नहीं होता। सही, शादियाँ वगैरह छोड़ दें, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैंने छोड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। इवन आपकी वर्थ बढ़ जाती है कि यार वो बंदा नहीं आया, अच्छा इस शादी में आएगा, इसमें भी नहीं आया, वो तो नहीं कब आएगा। जब वो कम जाता है ना आपकी वर्थ बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली कि वो पढ़ने वाला बच्चा है, आपकी फैमिली को पता चलता है वो पढ़ने वाला बच्चा। इन एक्टिविटीज़ को ज़रा साइड पर रख दें, टेस्ट सिस्टम को फॉलो करें, अच्छा एक्टिविटीज़ भी करें, खेलें कूदें, ऐसे मतलब क्लास में चुटकुले छोड़ते रहें, यानी कि ऐसे हो कि आप किताबी कीड़े ना हो, लेकिन आपकी जो स्टडीज़ है ना वो चलनी चाहिए साथ साथ लाजमी। और उसके अलावा जब आप FSC करके अगर आपने डॉक्टर बनना है, ठीक, बहुत से लोग होते हैं पोजीशन होल्डर्स होते हैं लेकिन एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते हैं, बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे जो टॉपर्स भी नहीं होते, एडमिशन सिक्योर कर जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मैं जो हूँ ना मैं टॉपर नहीं हूँ, मेरा एडमिशन तो कैसे होगा, ये नहीं सोचना कि मैं टॉपर हूँ मेरा हुआ है, इस तरह कभी नहीं सोचना आपने। डेडिकेशन चाहिए, सिर्फ आपकी जो चीज़ मैटर करती है ना वो चाहिए एक डेडिकेशन। आपके पेरेंट्स हैं ना आपको आपके लिए वो दुआएं करेंगे, आप अगर डेडिकेटेड है ना आपको एडमिशन लेने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, जो मर्जी कहता रहे एडमिशन नहीं होगा नहीं होगा, आप ले जाओगे एडमिशन। चलें जी, तो ये थे हमारे डॉक्टर राहील साहब जो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें रोशनास करा रहे थे। जैसा कि आपने देखा कि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी गुजार के जाएं, आप ज़िंदगी जी के भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मुस्लिम स्टार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।